आज हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी में सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टीडी स्टेट पे चर्चा कर ली है। क्यों भाई, उस दिन बात हो गई थी स्टीडी स्टेट की। स्टीडी स्टेट क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम किसी स्लैब में, सपोज करो ये कोई स्लैब है या रॉड है, हम इसको रेक्टेंगुलर सपोज कर लेते कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें हम हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं। ये है, हमने यहां से इसमें हीट प्रोवाइड करना शुरू किया। तो आपको मैंने बताया कि हम ये मान के चलते हैं कि कहीं भी अदर किसी भी फेस से हीट बाहर नहीं निकल रही। मीन्स हमने जैसे एक ये स्लैब ली और एक तरफ से इसको गर्म करना शुरू किया, यहाँ से हीट देना शुरू किया, लेकिन हमने इसके इस तरफ के सारे ये जो पोर्शन है, ये चार जो सरफेस है, इनको हमने क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया। इंसुलेटेड करने मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस लगा दिया जो हीट को बाहर निकलने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम यहाँ से हीट देंगे वो क्या होगी, इसी रॉड के थ्रू आगे बढ़ती 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 और यहाँ से बाहर निकलेगी। यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। कन्वेक्शन के थ्रू कैसे, जो एयर पार्टिकल इससे टच होके निकल जाएंगे, वो एनर्जी लेकर चले जाएंगे, वो बाय कन्वेक्शन हो गई, और बाय रेडिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से हीट देते हैं तो लगातार वो हीट ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और मैंने बताया था स्टीडी स्टेट क्या होती है कि जब हम कॉन्टिन्यूअस हीट देते रहते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि रॉड के हर एंड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस स्टेट को बोलते हैं स्टीडी स्टेट। मतलब जैसे यहां से हीट दे रहे हैं तो यहां का जितना है मान लीजिए 100 है, ठीक है, यहां का 80 है, यहां का मान लीजिए 60 है, 40 20, तो जहां जितना टेम्परेचर है वहां उतना ही बना रहेगा। फिर वो कम ज्यादा नहीं होगा, कि ये नहीं कि टाइम के साथ साथ कम या ज्यादा हो रहा है, बढ़ भी नहीं सकता और घट भी नहीं सकता। इस फिनोमिना, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीडी स्टेट बोलते हैं। तो स्टीडी स्टेट क्या होती है, एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी के हर पार्ट का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है और हीट का कंडक्शन जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होता है। देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऐसे हीट जा रही है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से लगातार हीट दे रहे हैं और जितनी पर सेकंड दे रहे हैं उतनी पर सेकंड यहाँ से निकलने लगी। इस स्टेट को बोलते हैं स्टीडी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, इस मतलब इस सिचुएशन में हर पार्ट का टेम्परेचर क्या हो गया है, फिक्स हो गया, क्योंकि अब कहीं कोई हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अब मेन ये है कि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि किसी भी रॉड में स्टीडी स्टेट को बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमको लगातार यहां से एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, तो ये देखा गया जो एनर्जी देनी पड़ती है गिवन हीट टू मेंटेनिंग द स्टीडी स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। भाई सीधी सी बात है, अगर तुमने हीट को देना बंद कर दिया तो यहां से भी हीट निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, ये बॉडी लगातार क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि स्टीडी स्टेट बनी रहे, मतलब जहां जितना टेम्परेचर है उतना ही बना रहे, तो हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये देखा गया जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये हीट किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द टाइम। जितने ज्यादा टाइम तक, भाई सिंपल सी बात है, आपको 5 मिनट स्टीडी स्टेट मेंटेन करनी है तो 5 मिनट तक हीट प्रोवाइड करोगे, और 2 घंटे तक करनी है तो उतनी ही हीट 2 आवर तक। इट मीन्स क्या हुआ कि हमको जितना ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाना होगा, हमको हीट यहां से उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फ्लो करनी है हीट। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है वो डिपेंड करता है एक तो कहां पर, T पर, दूसरा Q डिपेंड करता है एरिया पर। जब हम इसका एरिया बढ़ाते जाते हैं, इसका एरिया बढ़ा दें तो हीट ज्यादा निकलेगी। भाई रेडिएशन के थ्रू हीट क्या होती है, या कन्वेक्शन के थ्रू, डिपेंड्स ऑन एरिया। कभी कभी देखा होगा आप लोग भी, जब बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो चाय को ठंडा करने के लिए फिर क्या करते हैं, कप में फिर नहीं पीते, फिर हम क्या करते हैं, उसको प्लेट में डाल लेते हैं। प्लेट में डालने से क्या होता है, एरिया इंक्रीज हो गया,
जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों भाई? जो चाय आपको कप में दी गई, अगर वो चाय प्लेट में छान के दी जाए तो क्या होगा? जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा एरिया से हीट निकलेगी। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, उतनी ज़्यादा हीट निकालेगा। तो अगर मेंटेन रखना है, टेम्परेचर फिक्स रखना है, तो यहाँ से उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टीडी स्टेट में यहाँ से जितनी एनर्जी टी टाइम में देते हो, यहाँ से उतनी एनर्जी टी टाइम में बाहर निकलती है। इसका मतलब Q डिपेंड करेगा कहाँ पर? एरिया पर। अगली चीज Q डिपेंड्स ऑन 1/L, मीन्स लेंथ को जितना आप बढ़ाते जाएंगे एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी। ठीक है। अगला है Q डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स θ1 माइनस θ2। तो एक इंड से दूसरे इंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस पर भी गिवन हीट डिपेंड करेगा। ठीक है। इट मीन्स जो स्टीडी स्टेट बनाए रखने के लिए जो हमको गिवन हीट है, यह डिपेंड करेगी TA θ1 माइनस θ2/L। हमको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम किससे लिखते हैं? हम लिख देते हैं K से। हमने किससे लिख दिया उसको? K से। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? KA θ1 माइनस θ2 T/L। यहां पे जो K है, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, या इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो सकती है? यहां से आप देख सकते हैं भाई, K का फार्मूला क्या आएगा? QL/A θ1 माइनस θ2 इंटू टी। ध्यान से देखिए तो जो K है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या आ रही है? Q किस में होगी? कैलोरी में हो सकती है। हीट है तो कैलोरी में लिख लेते हैं, वरना जूल में भी हम इसको ले सकते हैं। क्यों? लेकिन कैलोरी को जूल में जब चाहेंगे कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हो? 1 कैलोरी इक्वल टू कितने जूल है? 4.2 जूल। अरे यार, याद नहीं कर रहे हो ये चीज। चलो, तो Q हो गई कैलोरी में, लेंथ किस में हो गई? देखो मीटर में। ठीक है। अपान में एरिया, एरिया का क्या होगा यूनिट? मीटर स्क्वायर। θ1 माइनस θ2 डिग्री सेल्सियस, टी सेकेंड। ये किससे कैंसिल हो जाएगा? तो K की यूनिट हो सकती है कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। ये हो गई K की यूनिट। हमको अगर इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं इसका? तो K का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा? ये निकलेगा कैलोरी। कैलोरी मीन्स एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है? mL² T माइनस 2 अपान में m, मतलब मीटर। तो मीटर का क्या होता है? L लेंथ, डिग्री सेल्सियस को थीटा, कई बुकों में इसको K से भी लिखते हैं। ठीक है। और टाइम को T। तो ये क्या बनेगा? K की यूनिट देखो, डायमेंशन ये बनेगी mL T माइनस 3 थीटा माइनस 1। तो ये क्या बचा? mL T माइनस 3 थीटा माइनस 1। ये इसका क्या गया? डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अच्छा, जब इतनी चीजें हमने जान ली, अब K की डेफिनेशन भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। डेफिनेशन निकालने के लिए हम ये सोचेंगे, इफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर का था, θ1 माइनस θ2 1 डिग्री सेल्सियस थे, और टाइम 1 सेकेंड का था, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इंटू 1 अपान में 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स K इज इक्वल टू Q। K इज इक्वल टू कितना आएगा? Q। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी तुम बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, इसकी डेफिनेशन को यहां से बताया जाता है। हम क्या बोलेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेडी स्टेट ऑफ अ रॉड फॉर 1 सेकेंड while the length of rod is 1 meter।
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज, सही है। चलो भैया, अब बात हो रही है थर्मल रेजिस्टेंस की। थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया। राज की बात एक याद रखना कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की जितनी ज़्यादा होती है वो बॉडी उतनी अच्छी गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें 2-3 चीज़ों की थर्मल कंडक्टिविटी हम बता दें और पूछे कौन अच्छी कंडक्टर है, तो क्या समझेंगे? जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अच्छी कंडक्टर होगी। क्लियर है? अब देखिए थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है। टेक्निकल थी, अगर इसको देखोगे ना तो बहुत आसानी से आ जाएगा, और अगर तुम इसको रट्टा फिर मारोगे तो फिर रट्टा ही मारना पड़ेगा। देखो कुछ होता नहीं है भाई, हमने मान लिया, हमको पता है H क्या होता है। H होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट का मतलब क्या होता है? पर सेकंड कितनी हीट फ्लो हो रही है। अभी मैंने समझाया आपको कि अगर कोई एक रॉड है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यहां से हीट प्रोवाइड की जा रही है और यहां से हीट बाहर निकल रही है। Q हीट दी तो Q ही बाहर निकलेगी T टाइम में, ठीक है। हमने मान लिया इसकी लेंथ क्या है L, इसका एरिया क्या है A, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है K, हॉट इंड का टेम्परेचर क्या है θ1। पता है ना हॉट इंड कौन सा होता है? जहां से हीट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा क्या है कोल्ड इंड। कोल्ड इंड का टेम्परेचर क्या है θ2। तो हमको पता है ना कि T टाइम में कितनी हीट गिवन होती है, गिवन हीट इन T टाइम। तो हीट एनर्जी, ठीक है, फ्लोइंग इन टाइम T। T टाइम में कितनी हीट एनर्जी फ्लो होती है? Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा अभी हमने? KA θ1 माइनस θ2 T/L। हम बात कर रहे थे थर्मल रेजिस्टेंस की। थर्मल रेजिस्टेंस में हमें जो बहुत जरूरी डेफिनेशन है वो किसकी है? वो है थर्मल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब होता है हीट एनर्जी फ्लो इन यूनिट टाइम, मतलब Q/T। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो Q की वैल्यू देखिए KA θ1 माइनस θ2, दरवाजा बंद कर दिया, θ1 माइनस θ2, ठीक है, T/L और अपान में T से T क्या हो गया? कैंसिल। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या बनेगी? KA θ1 माइनस θ2 अपान L। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब हम थर्मल रेजिस्टेंस पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे तुमको पता है ना रेजिस्टेंस का मतलब क्या है ना? किसी चीज का अपोज करना। जैसे हम दौड़ रहे हैं, हमको कोई पकड़ खींचे तो वो क्या करेगा? एक रेजिस्टेंस लगाएगा। क्यों भाई? तो ऐसे ही करंट फ्लो होती थी, याद होगा चार्ज में, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में 10th में, जब वहां करंट फ्लो होती थी तो चार्ज के फ्लो होने में मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता था उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस हो जाता था। क्यों? एक रुकावट, एक अपोज जनरेट हो जाता था वायर के अंदर, उसको हम लोग बोलते थे क्या? रेजिस्टेंस। तो यहाँ हीट में भी वही होता है कि जब हीट फ्लो होती है तो मॉलिक्यूल्स के जो आपस में कोलिजन है, इस वजह से क्या होती है वहां भी एक रेजिस्टेंस हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब किसी चीज का रेजिस्टेंस थर्मल का जितना ज्यादा होगा उसमें हीट को फ्लो करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब वो हीट फ्लो का उतना ज्यादा अपोज करेगा। तो हम कह सकते हैं अपोज इन द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। अब कोई जितना ज्यादा अपना रेजिस्टेंस शो करेगा उसमें हीट को फ्लो करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहां ध्यान से, हमें यह समझना चाहिए, थोड़ा सा कंपेयर करके चलते हैं, मजा आएगी तुमको
इलेक्ट्रिक करंट का पता है? पता है कि थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे पढ़ते थे? हम ये पढ़ते थे कि अगर किसी वायर में, ठीक है, चार्ज फ्लो करना हो तो किस वजह से चार्ज फ्लो होता था? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। चार्ज फ्लो किस वजह से होता था? हम लोग V से लिखते थे, यहां V1 और V2 लिख रहे हैं, यहां पोटेंशियल V1, यहां का V2, और मान के चलते हैं कि V1 बड़ा है V2 से। ध्यान दो, तो चार्ज क्यों फ्लो होता था? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए कितना चार्ज फ्लो हुआ, पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो Q, कितने टाइम में? T टाइम में। ठीक है, तो Q अपान T को क्या बोलते थे? करंट बोलते थे। ऐसे ही हीट में जरा समझो, हीट में हीट एनर्जी क्यों फ्लो होती है? जैसे चार्ज क्यों फ्लो होता था? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हीट क्यों फ्लो होती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां जो V1 V2 काम कर रहे हैं वो यहां कौन काम करेगा? θ1 θ2। नहीं क्लियर भाई? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर टेम्परेचर दोनों एंड के सेम होते तो क्या हीट फ्लो होती? नहीं। हीट क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्यों भाई? तो इसका मतलब जो काम यहां V1 V2 करते थे वो काम यहां θ1 θ2 करेंगे। हीट के टेम्परेचर के चेंज की वजह से फ्लो क्या होता है? हीट मतलब Q। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होता था? Q, चार्ज। ठीक है, यहां पे Q अपान T क्या था? I। यहां पे Q अपान T क्या है? H। तो क्या मुझे समझ में आ रहा है कि जो काम यहां पे I करता था वो काम वहां पे? ये हमको पता चल गया कि हाँ भाई, जो काम यहां I करता था वही काम वहां H कर रहा। जो काम यहां V1 और V2 पोटेंशियल करते थे वही काम यहां पे θ1 θ2 टेम्परेचर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रेजिस्टेंस होता था वो क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस अपान करंट। इसका रेजिस्टेंस क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस अपान करंट। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? सोचो, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? यहां पे काम वही कौन कर रहा? θ1 माइनस θ2 अपान H। अब जरा तुम ध्यान दो कि ये R थर्मल आ गया हमारे पास। क्या आ गया? θ1 माइनस θ2 अपान H। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूं, मैं H की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, तो R थर्मल क्या हो सकता है? R थर्मल की रियल वैल्यू क्या आएगी? देखो तो आया है θ1 माइनस θ2 अपान H, या इसको मैं लिख सकता हूं KA। देखो, θ1 माइनस θ2 अपान H। H की वैल्यू क्या है? KA θ1 माइनस θ2 अपान L। दिस इंडिकेट L अपान KA। इसका मतलब थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपान KA। तो एक तो थर्मल रेजिस्टेंस कहां डिपेंड करेगा? लेंथ पर। लेंथ अगर सेम मटेरियल की रॉड की, सेम एरिया की बड़ी कर दी जाए, बड़ी रॉड ले ले, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। R कहां डिपेंड करेगा? 1 अपान एरिया पर। तो अगर मोटी रॉड है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मेन जो R थर्मल है वो डिपेंड कर रहा है 1 अपान कहां? K पर। मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा है, देखो यहां से K की वैल्यू जितनी ज्यादा है, थर्मल रेजिस्टेंस उतना क्या होगा? कम होगा। इससे क्या पता चला? अभी मैंने डिस्कस किया था ना कि किसी की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। अच्छा कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा ना। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट से एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर दो रॉड सीरीज में ऐड कर दी जाए, ठीक है, 2 रॉड हो चाहे 3 रॉड हो चाहे जितनी हो, अगर उन सबको कैसे कनेक्ट कर दिया जाए? सीरीज में। ठीक है, तो
अगर ये स्टेडी स्टेट में है, अगर ये रॉड कैसी है, स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट का मतलब हर जगह का टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इन रॉड्स में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होता है। अगर ये स्टेडी स्टेट में है तो स्टेडी स्टेट का मतलब 1 सेकंड में जितनी एनर्जी यहां से देंगे, 1 सेकंड में उतनी एनर्जी यहां निकलेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि उतनी ही एनर्जी यहां से भी आगे बढ़ी होगी और उतनी ही एनर्जी यहां से भी आगे बढ़ी होगी। इसका मतलब अगर स्टेडी स्टेट में रॉड्स हैं तो चाहे जितनी रॉड को अगर हम सीरीज में ऐड कर दें तो सब में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मींस H1, अगर इसमें H1 है, इसका H2 है और इसका H3, तो वो क्या होगा, सेम होगा। H1 H2 H3 क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब हमें क्या पता चला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रिमेन्स सेम इन एवरी रॉड, ठीक है, ये बात क्लियर है। इस पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है। अब जैसे इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 3 रॉड्स हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर न्यूमेरिकल क्या आता है, 3 रॉड हैं और तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम, ध्यान देना, ठीक है, एंड सेम लेंथ, इसका मतलब इन तीनों की लेंथ भी क्या है, सेम है। हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन रेशियो K1:K2:K3, 2:4:3। थर्मल कंडक्टिविटीज का रेशियो कितना है, 2:4:3, ठीक है। आर मेंटेन्ड एट स्टेडी स्टेट, ये कैसे मेंटेन्ड है, स्टेडी स्टेट में मेंटेन्ड है। द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड एंड कोल्ड एंड, हॉट एंड मीन्स जहां से हीट प्रोवाइड की जा रही, कोल्ड एंड मीन्स जहां से हीट बाहर निकल रही, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड एंड कोल्ड एंड इज 200 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ 2 ज्वाइंट्स ऑफ दीज रॉड्स, इन रॉड की जो 2 ज्वाइंट है इनका टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। तो हम अपनी सीरीज वाली प्रॉपर्टी पे लगाएंगे कि सीरीज में H1 = H2 = H3, इस फार्मूले का हम यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए हम सपोज कर लेंगे कि यहां का टेम्परेचर θ1 है और यहां का टेम्परेचर θ2 है। ये रॉड तो अलग अलग मटेरियल की होंगी, क्योंकि सेम मटेरियल की होती तो के अलग अलग होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि के प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। तो जब के अलग अलग हो गया, इसका मतलब इन रॉड का मटेरियल भी अलग अलग हो गया। पहले तो ये क्लियर हो जाए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए हमें H1 = H2 = H3 करके ही इसका आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि लेंथ L है सबकी, सबका एरिया A है फॉर फर्स्ट रॉड। अब देखिए आप यहां से ये भी कर सकते हैं, जैसे K1:K2:K3 आपको दिया है 2:4:3, तो आप क्या लिख सकते हैं, K1 = 2K, K2 = 4K, K3 = 3K। ये क्यों लिखा, K क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है रेशियो लेते समय कोई चीज कट गई हो, कोई कांस्टेंट कट गया हो। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फर्स्ट रॉड। पहली रॉड में देखो ये फर्स्ट रॉड है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रॉड में कितना होगा सोचो, अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, H = फार्मूला हमने क्या पढ़ा, H = KA θ1 - θ2/L, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो भाई। तो फर्स्ट रॉड में क्या आएगा, H1 = क्या होगा, देखो K1 की जगह 2K, A θ1 - θ2,
तो मतलब हॉट इंड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड इंड का, तो इसके लिए हॉट इंड कौन है 200, कोल्ड इंड कौन है θ1, तो क्या आएगा इसमें 200 माइनस θ1 अपान लेंथ, लेंथ कितनी है L, क्यों भाई फॉर सेकेंड रॉड, इन सेकेंड रॉड, अगर हम सेकेंड रॉड में यही वैल्यू यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू हमें मिलेगी H2 इज इक्वल टू K2, K2 की जगह 4K A θ1 माइनस θ2, टेम्परेचर का डिफरेंस सेकेंड रॉड में कितना है θ1 माइनस θ2 अपान L, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए फॉर थर्ड रॉड, थर्ड रॉड के लिए क्या हो जाएगा H3 इक्वल टू H3 बराबर क्या आएगा देखिए K3 की जगह 3K A θ1 माइनस θ2, तो क्या आएगा θ2 माइनस 18 अपान में L, ठीक है। अब देखिए हमको पता है ऑल रॉड्स आर इन स्टेडी स्टेट, दैट वाई H1 इज इक्वल टू H2, H1 H2 के इक्वल कर सकते हैं। H1 की वैल्यू देखो 2KA 200 माइनस θ1 अपान L इज इक्वल टू 4KA θ1 माइनस θ2 अपान L, L के से L के क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 400 माइनस 2θ1 इज इक्वल टू 4θ1 माइनस 4θ2। अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3θ1 माइनस 2θ2 इज इक्वल टू 200, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये तो इससे आ गया। इफ H2 इज इक्वल टू H3 तो क्या आएगा जरा ध्यान दो, H2 कितना है 4KA θ1 माइनस θ2 अपान L इज इक्वल टू 3KA, ठीक है। अब जब ऐसा हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से हमारे पास देखिए बचेगा 4θ1 माइनस 4θ2 इज इक्वल टू 3θ2 माइनस 18, इसको इधर ले आओ, 4θ1 माइनस 7θ2 इज इक्वल टू माइनस का 54, क्या आया 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया ये हुआ फिर ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों भाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करना भी हमें पड़ेगा, क्या कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 4 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 3 से, देखो क्या आएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो कितना आएगा देखो 12θ1 माइनस 8θ2 इज इक्वल टू 800, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नीचे लिख लो इसके, तो क्या आएगा देखो 12θ1 माइनस 21θ2 इज इक्वल टू माइनस का 162, ये आ गया। अब जरा ध्यान दो ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या बचेगा, देखो साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्ट करने पे, पहले तो ये माइनस ये प्लस ये तो उड़ गए, क्या बचा 13θ2 इज इक्वल टू 962, θ2 इज इक्वल टू 962 अपान 13, डिवाइड कर लेंगे कितना मिलेगा 74 डिग्री सेल्सियस, 2 आ गया, क्या आ गया 74 डिग्री सेल्सियस। अब θ2 की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ θ2 इन इक्वेशन फर्स्ट कहां पे देखो, ये वैल्यू पुट करो, कितना आएगा देखो, ये सॉल्व करने पे आएगा 3θ1 माइनस 2θ2 74 हो गया इज इक्वल टू 200,
3 थीटा 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना बनेगा तुम्हारे पास, ये बनेगा 148, उधर जाएगा 348, लिखने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू, अगर हमने इसको डिवाइड किया 116 डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थीटा 1 116 डिग्री सेल्सियस और थीटा 2 74 डिग्री सेल्सियस। क्या ये दोनों आंसर हमें मिल गए? अरे मिल गए कि नहीं मिल गए? तो ऐसा क्वेश्चन अब हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी।